हेलो दोस्तों, मैं रघुनंदन पुनः आप लोगों के लिए पॉलिटी का सेशन लेकर के आया हूँ। हमने पिछली कक्षाओं में देखा था यह कौन से टॉपिक हैं जो हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, उस पर हमने चर्चा किया था और एक ओवरव्यू देने का हमने प्रयास किया था कि कौन से ऐसे टॉपिक हैं जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यह सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है और ये देखने का प्रयास भी करेंगे कि हमें किस प्रकार से पढ़ना है और हमारा पढ़ने का उद्देश्य क्या होगा, हम किस लेवल के एग्ज़ाम को कैसे हैंडल कर पाते हैं, ये हम इस क्लास के माध्यम से देखेंगे। प्रश्न का दायरा किस प्रकार से है, वह किस प्रकार से प्रश्न एग्जामिनर हमसे पूछता है और हम प्रश्नों को आसानी से कैसे कर पाते हैं, उसे हम देखने का प्रयास करेंगे। चलिए, तो हम संविधान पढ़ रहे थे, संविधान के बारे में देखा था। संविधान है क्या? यह विधियों का, कानूनों का, नियमों का एक संग्रह है, एक दस्तावेज है। भारतीय संविधान के परिप्रेक्ष्य में कहा जाता है कि भारतीय संविधान एक जीवंत दस्तावेज है। भारतीय संविधान एक जीवंत दस्तावेज है, जीवंत दस्तावेज है। इसका आशय यह है, हम अपनी परिस्थितियों के अनुसार समय जैसे बदलता जाता है, हमारी मांगें बदलती जाती हैं, तो उन मांगों को पूरी तरह से सभी लोगों के लिए समान रूप से लागू कराने के लिए हम अपने संविधान में जैसा भी हो सकता है सकारात्मक परिवर्तन करने का प्रयत्न करते हैं। और हम लोगों ने देखा कि भारतीय संविधान में तमाम ऐसे संशोधन हैं जिन्हें लेकर के अधिकारों के संदर्भ में, कर्तव्यों को लेकर के संदर्भ में यह संशोधन होता रहा है। इसका मतलब यह है कि एक बार हमारा संविधान अगर बन गया तो वह उसी रूप में हमेशा लागू नहीं रहेगा, बल्कि उसमें जैसे जैसे परिस्थितियां बदलती रहेंगी, जैसे जैसे आवश्यकताएं हमारी बढ़ती रहेंगी, जैसे जैसे हमारा मांग बढ़ता रहेगा, लोगों के परिप्रेक्ष्य में, लोगों को ध्यान में रखकर, यानी कि यहाँ की जनता को प्राथमिकता दे करके उनके सभी प्रकार के अधिकारों के बारे में और उनके कार्यों के प्रति जो यह कार्यक्रम है, उनके सकारात्मक दृष्टिकोण को देखते हुए हम संविधान में परिवर्तन करते रहते हैं। तो हम कहते हैं कि भारतीय संविधान एक जीवंत दस्तावेज है। मतलब कि समय और परिस्थितियां जैसी बदलती रहती हैं, उसको बदलते रहते हैं, यह हमारा संविधान है। ठीक है, अब हम देखें, हमने कहा कि भारतीय संविधान को देखने से पहले अगर हम भारतीय उद्देशिका या प्रस्तावना यानी प्रियम्बल्स को देखें तो हमें एक तरह से संविधान का एक पूरी तरह से जो संक्षिप्त रूप है वह हमें प्रस्तुत उसमें दिखाई देता है और उसमें हम देख पाते हैं। तो प्रियम्बल्स में देखें, संविधान के बारे में देखने से पहले हम प्रियम्बल्स को देखें, प्रस्तावना को देखें, उद्देशिका को देखें, तो हमें संविधान का पूरी तरह से एक जो संविधान निर्माताओं ने कल्पना किया था, जिसके बारे में उसमें विस्तृत बेहद रूप से व्याख्या किया हुआ है, उसका एक संक्षिप्त रूप हम प्रस्तावना में देख लेते हैं। ठीक है, हम बात करते हैं प्रस्तावना या उद्देशिका। हमारा ये टॉपिक होगा, प्रस्तावना या उद्देशिका, यानी कि प्रियम्बल्स। जब भारतीय संविधान का निर्माण हो रहा था, उस समय के दार्शनिकों ने, उस समय के जो भी भारतीय संविधान के बारे में जानने वाले लोग थे, उन्होंने अपना एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था और उन प्रस्तावों के माध्यम से ये देखा जाता है कि नेहरू जी के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को जो उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, वही भारतीय संविधान में प्रस्तावना के तौर पर
यानी भारतीय संविधान का उद्देशिका कहा गया। और 22 जनवरी 1947 को भारतीय संविधान में, या हम कह सकते हैं संविधान द्वारा इसे अंगीकृत कर लिया गया। उद्देशिका या प्रस्तावना के संदर्भ में बहुत सारे विद्वानों का, बहुत सारे विचारकों का यह मानना है और उनका कुछ स्टेटमेंट भी है, कुछ कहना भी है। हम उसे देखेंगे भी। प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं कि प्रस्तावना के संदर्भ में इनका क्या विचार है या इन दार्शनिकों का क्या विचार है। हम कुछ स्टेटमेंट को भी देखेंगे। ठीक है, आप आराम से बहुत ही सहज तरीके से इस क्लास को देख सकते हैं, समझ सकते हैं, और मेरा प्रयास होगा कि आप लोगों तक हम इसे बहुत ही सरल शब्दों में समझा पाएँ। ठीक है, तो प्रस्तावना या उद्देशिका यह एक जीवंत दस्तावेज है, या संविधान एक जीवंत दस्तावेज है, और उसके बारे में लोगों का क्या मत है, क्या राय है, उसे हम देखने का प्रयास करेंगे। प्रस्तावना, चलिए अब हम धीरे धीरे लिखते हुए चलेंगे, जो कीवर्ड हैं प्रस्तावना के बारे में नोट करते चलेंगे। प्रस्तावना, भविष्य का दर्शन। प्रस्तावना को भविष्य का दर्शन एवं वर्तमान का प्रतिबिंब कहा जाता है। वर्तमान का प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, एक पॉइंट हम और जोड़ सकते हैं कि भारतीय संविधान या प्रस्तावना एक जीवंत दस्तावेज है। ठीक है, प्रस्तावना को भविष्य का दर्शन एवं वर्तमान का प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, अब आइए देखें कि प्रस्तावना की शुरुआत कहाँ से होती है। तो प्रस्तावना देखें, प्रस्तावना जो लिखने का विचार है वह यूएनओ से लिया गया है। प्रस्तावना लिखने का विचार, प्रस्तावना लिखने का विचार यूएसए से लिया गया है, सॉरी यूएनओ से लिया गया है, जिसकी शुरुआत होती है वी द पीपुल ऑफ इंडिया, यानी कि हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, यानी कि वी द पीपुल ऑफ इंडिया। यह जो वाक्य है, यह वाक्य यूएनओ से प्रेरित है। ठीक है, इसकी जो भाषा है, यानी कि भाषा शैली देखें, भाषा शैली ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अभी देखेंगे भी कि भारतीय संविधान तमाम उन देशों के संविधान का सकारात्मक दृष्टिकोण भी व्यक्त करता है। इन सभी देशों से लेने का मतलब क्या है? इन देशों के हम उन सकारात्मक दृष्टिकोण को अपनाते हैं। सिर्फ और सिर्फ हमारा उद्देश्य इस प्रकार के संविधान का, या उस समय के जो दार्शनिक थे उनका एक ही मत था कि भारतीय संविधान इस प्रकार का संविधान हो जो समय और परिस्थिति के अनुरूप और अनुकूल हो। इन सभी लोगों की बातों पर, इन सभी लोगों के लिए, यानी कि अर्थात भारतीय जनता के लिए
एक प्रकार से सकारात्मक परिप्रेक्ष्य की बात करता हो। ठीक है, तो भाषा शैली ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। प्रस्तावना लिखने का विचार, यानी कि यह जो शब्द है प्रस्तावना लिखने का विचार, यानी यूएनएस से तो प्रेरित है। हम भारत के लोग, यूएनएस से लिया गया है। प्रस्तावना लिखने का विचार हम कह सकते हैं यूएसए से लिया गया है, और यह हम भारत के लोग यूएनओ से लिया गया है, वी द पीपुल ऑफ इंडिया। यह जो लिखने का प्रयास है, लिखने का जो विचार है, वह यूएनएस से लिया गया है। ठीक है, प्लूटो ने अपनी किताब रिपब्लिक में यह बताया, प्लूटो की एक किताब है रिपब्लिक में, उन्होंने कहा कि अगर किसी भी देश का संविधान लिखा जाना चाहिए, किसी देश के संविधान को लिखने से पहले उसका प्रस्तावना बहुत ही जरूरी है। यानी कि हम क्या कहेंगे, प्लूटो का मत है, प्लूटो महोदय का, प्लूटो का मत है कि किसी भी देश का संविधान लिखने से पहले, उस देश का या उसका प्रस्तावना लिखा जाना अनिवार्य है। प्रस्तावना लिखा जाना अनिवार्य है। यानी कि हम प्रस्तावना या उद्देशिका को लिखते हैं तो हम एक प्रकार से संविधान के बारे में जान लेते हैं, संक्षिप्त रूप से समझ लेते हैं। तो प्लूटो का मानना है कि अगर किसी भी देश का संविधान लिखना है तो उसको सबसे पहले उस देश का, यानी कि उस देश का प्रस्तावना लिखना बहुत ही जरूरी होता है। अब हम प्रस्तावना के संदर्भ में लोगों ने अपना किस प्रकार से राय व्यक्त किया हुआ, उसके बारे में हम जानेंगे। तो प्रस्तावना के संदर्भ में हेडिंग है अपना, प्रस्तावना के संदर्भ में विभिन्न विचारकों के मत, किसने क्या क्या कहा है प्रस्तावना के बारे में, उसे हम देखें। प्रस्तावना के संदर्भ में विभिन्न विचारकों के मत क्या है। के एम मुंशी पहला, के एम मुंशी के शब्दों में प्रस्तावना संविधान की जन्म कुंडली या राजनीति का राशिफल है। संविधान का जन्म कुंडली, यानी प्रस्तावना जो है संविधान का जन्म कुंडली है। और क्या कहा, या राजनीति का राशिफल है। ठीक है, यह किसने कहा, यह कहा है के एम मुंशी महोदय ने कि संविधान का जन्म कुंडली प्रस्तावना है, यानी कि प्रस्तावना जो है संविधान का जन्म कुंडली है, या कह सकते हैं यह राजनीति का राशिफल है। डॉक्टर भार्गव प्रसाद ने, अब हम डॉक्टर भार्गव प्रसाद के शब्दों में देखें।
भार्गव प्रसाद। डॉक्टर भार्गव प्रसाद ने प्रस्तावना के संदर्भ में क्या कहा है? यह संविधान की कुंजी है, यानी जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना संविधान की कुंजी है, संविधान की कुंजी है। ठीक है, प्रस्तावना संविधान की कुंजी है। यह किसने कहा है? यह डॉक्टर भार्गव प्रसाद ने। के.एम. मुंशी ने क्या बताया? यह संविधान का जन्म कुंडली है और इसे राजनीति का राशिफल भी कहते हैं। डॉक्टर भार्गव प्रसाद के शब्दों में कहें तो प्रस्तावना संविधान की कुंजी है। अर्नेस्ट बर्कर महोदय ने क्या कहा है? अर्नेस्ट बर्कर ने कहा कि यह वृद्धावस्था का प्रलेख है, यानी अर्नेस्ट बर्कर ने प्रस्तावना को वृद्धावस्था का प्रलेख कहा है, वृद्धावस्था का प्रलेख कहा है। ठीक है, यह अर्नेस्ट बर्कर महोदय का कथन है, स्टेटमेंट है। एन पालकीवाला ने इसे परिचय पत्र की संज्ञा दिया हुआ है, यानी प्रस्तावना को परिचय पत्र, प्रस्तावना को परिचय पत्र कहा है। परिचय पत्र यानी कि यह क्या है? एक आइडेंटिटी कार्ड है, आइडेंटिटी कार्ड है। किसका परिचय कराता है? भारतीय संविधान का, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। कि भारतीय, जैसे अगर हम देखें तो अगर हमें अपना परिचय देना हो, अपने बारे में बताना हो, तो हम कुछ बातें बोलते हैं अपने बारे में, थोड़ा सा बात बताते हैं, तो सुनने वाले के मन में यह पता चल जाता है या हमारे बारे में वो जान जाता है कि हम कहाँ से हैं, किस प्रकार का भाषा जानते हैं। ठीक है, बस थोड़ी सी बातें। उसी तरह से अगर हम प्रस्तावना को देखें, बस थोड़ी सी बात समझ लें, तो प्रस्तावना क्या बताता है कि भारतीय संविधान में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किस बात को लेकर के फोकस किया गया है। समझ में आ गया? तो हमने देख लिया कि प्रस्तावना या उद्देशिका के बारे में लोगों का क्या राय है, क्या विचार है। यानी कि यह जो उद्देशिका है, यह जो प्रियम्बल्स है, नेहरू जी का जो उद्देश्य प्रस्ताव था, यानी कि जो नेहरू जी ने प्रपोजल रखा था, वास्तव में यह उद्देशिका या यह प्रियम्बल भारतीय संविधान का उद्देशिका, यानी कि भारतीय संविधान की प्रियम्बल्स के तौर पर जाना गया। ठीक है, अब हम देखें कुछ शब्द हैं जो बहुत ही अपने आप में महत्वपूर्ण होते हैं। उन शब्दों के बहुत सारे अर्थ निकलते हैं। तो हम पहले संविधान के बारे में देख लिया, प्रस्तावना है क्या। अब प्रस्तावना तो जान लिया है क्या, लोगों का क्या राय है, क्या विचार है, यह भी देख लिया। अब थोड़ा सा हम पहले प्रस्तावना लिखते हैं, और जब प्रस्तावना लिखेंगे तो उसमें बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो पूरी तरह से संविधान के बारे में एक बृहद रूप देते हैं। आइए हम आगे देखते हैं। सबसे पहले भारतीय या प्रस्तावना या उद्देशिका, प्रस्तावना या उद्देशिका देखते हैं है क्या, क्या उसमें लिखा हुआ है, यानी कि प्रियम्बल्स के बारे में बात करते हैं। प्रियम्बल्स क्या है, स्टार्ट कहाँ से होता है? हम भारत के लोग भारत को
एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, अभी देखिए एक एक शब्दों के बहुत विस्तृत अर्थ हैं, ठीक है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, देखिए यही जो शब्द है, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय दिलाने के लिए तीन प्रकार के न्याय की संकल्पना भारतीय संविधान में यानी कि भारतीय उद्देशिका में किया गया है। सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय दिलाने के लिए विचार अभिव्यक्ति विश्वास, धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता, की स्वतंत्रता, यानी भारतीय संविधान में कितने प्रकार की स्वतंत्रता की संकल्पना किया गया है? 5 प्रकार के: विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। यानी कि क्रम देखिए, यह पूछता है बड़े बड़े एग्जामिनेशन में, यह क्रम भी पूछता है और पूछा है किस प्रकार के। यह क्रम क्या होगा? पहले सामाजिक, फिर आर्थिक एवं राजनीतिक। इसमें धार्मिक न्याय नहीं है। सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय दिलाने के लिए विचार, विभक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता एवं अखंडता, अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए व्यक्ति की गरिमा,
राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए आज इस संविधान को 26 नवंबर 1949 एतद्द्वारा अधिनियमित एवं आत्मर्पित करते हैं। यह जो तारीख है 26 नवंबर, यह तारीख बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोगों ने देखा कि भारतीय संविधान या उद्देशिका में वह कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। जैसे हमने कहा हम भारत के लोग, एक एक जो शब्द हैं उसकी हम व्याख्या करेंगे और हम लिखाने का प्रयास भी करेंगे। उससे रिलेटेड जो प्रश्न आए हुए हैं विगत वर्षों में, जो अलग अलग प्रकार से कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हैं, उसमें हम इस टॉपिक से रिलेट करेंगे और प्रश्नों का जो क्रम है आने का उसे दिखाएंगे भी। तो हम भारत के लोग एक शब्द हो गया। भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए उसकी समस्त नागरिकों को 3 प्रकार के न्याय की संकल्पना भारतीय संविधान में किया गया है। वह है, तीनों क्रम पूछता है। कौन कौन से न्याय? सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय। 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात करता है और वह स्वतंत्रता का क्रम भी पूछता है। ऐसे स्टेट पीसीएस ने प्रश्न भी पूछ दिया है, भारतीय संविधान में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का संकल्पना किया गया है, कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। तो देखिए 5 प्रकार की स्वतंत्रता कौन कौन सी? विचारों की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, और क्या है? प्रतिष्ठा और अवसर की समता। यानी कि जो व्यक्ति, जो नागरिक जिस देश में रहते हैं, अगर उनका अपना खुद का कोई प्रतिष्ठा, मान और सम्मान नहीं होता है तो वह अपने सर्वांगीण विकास में या अपने जीवन शैली में पूरी तरह से, हम ये कह सकते हैं, पूरी तरह से वह अपने आप के लिए समर्पित नहीं होते हैं। ठीक है। तो प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए आज इस संविधान को 26 नवंबर 1949 एतद्द्वारा अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्मर्पित करते हैं। अब हम भारतीय संविधान के बारे में देखें, इसके बारे में देखें तो देखिए कौन से ऐसे शब्द हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इससे पहले हम थोड़ा सा एक शब्द है उसे डिफाइन करना चाहते हैं। एक शब्द है हमारा राज्य। हम अगला पेज ले लेते हैं। एक शब्द है राज्य और एक शब्द है हमारा राष्ट्र। हम प्रोविंस कह सकते हैं या स्टेट कह सकते हैं और इसे हम नेशन कहेंगे। दोनों में अंतर क्या है पहले जाने। राज्य किसे कहते हैं और राष्ट्र किसे कहते हैं, इन दोनों में एक माइनर डिफरेंस है। क्या है? राज्य का अर्थ है जहां पर एक भूभाग होना चाहिए, भूभाग के साथ वहां पर निवास करने वाली जनसंख्या होनी चाहिए
जनसंख्या के ऊपर किसी न किसी सरकार का शासन व्यवस्था हो, संप्रभुता होना चाहिए, संप्रभुता। तो राज्य किसे कहेंगे? एक भूभाग हो, भूभाग पर निवास करने वाली एक जनसंख्या हो और उस जनसंख्या पर एक सरकार शासन व्यवस्था के रूप में संचालित करने के लिए होनी चाहिए। तो यह क्या है? राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आएगा। लेकिन हम राष्ट्र के बारे में देखें तो राष्ट्र में देखें, वहां भूभाग होना चाहिए, भूभाग तो आवश्यक है। भूभाग पर एक निश्चित जनसंख्या होनी चाहिए, यानी एक निश्चित भूभाग हो, एक निश्चित जनसंख्या हो, जनसंख्या के साथ साथ किसी न किसी सरकार का शासन व्यवस्था हो, वहां संप्रभुता हो और संप्रभुता के साथ साथ राष्ट्र प्रेम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर कोई देश यानी कि उस भूभाग पर रहने वाली जनसंख्या है, जनसंख्या पर किसी न किसी सरकार का शासन व्यवस्था है, तो हम उसे राज्य कहेंगे। वही काम राष्ट्र में भी है। राष्ट्र में एक निश्चित भूभाग होगा, वहां पर निवास करने वाली एक जनसंख्या होगी और उस जनसंख्या पर किसी न किसी सरकार की शासन व्यवस्था होगी, यानी कि वह शासन करने के लिए प्रतिबद्ध होगी। लेकिन क्या हम उसे राष्ट्र कहेंगे? नहीं। इन दोनों में एक शब्द जुड़ जाता है, वो होता है देश प्रेम। देश प्रेम। अगर उस निश्चित भूभाग पर रहने वाली जनता का लगाव अपने देश के प्रति पूरी तरह से समर्पण की भावना के उद्देश्य से होता है, तो वह देश, वह राज्य राष्ट्र में तब्दील हो जाता है। कहने का आशय यह है कि भारत के परिप्रेक्ष्य में कहा जाता है कि भारत एक राज्य है और भारत एक राष्ट्र राज्य भी है। इसका मतलब क्या है? भूभाग है, जनसंख्या है, यहाँ सरकार भी है। और यही देखें, भूभाग भी है, जनसंख्या भी है और वहाँ पर एक शासन व्यवस्था करने वाली सरकार भी है, लेकिन यहाँ के नागरिक अपने देश के प्रति पूरी तरह से देश भावना से ओतप्रोत होकर के देश की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। तो हम कहेंगे कि भारतीय संविधान या भारत देश एक राष्ट्र है, भारत एक राष्ट्र है और भारत एक राज्य भी है। तो इस प्रकार से हमने देखा राज्य और राष्ट्र में क्या अंतर है। तो भारत एक राज्य भी है और भारत एक राष्ट्र है। तो अगला हमारा जो क्रम होगा, थोड़ा सा ये जो टॉपिक था, हमें लगा कि ये दोनों में थोड़ा सा माइनर डिफरेंसेस जो होते हैं समझ नहीं आते हैं, तो मेरे द्वारा कुछ ये काम किया गया है जो राज्य और राष्ट्र को समझाने के लिए आपके लिए सहज हो। इसके लिए हमने राज्य और राष्ट्र में एक अंतर स्पष्ट किया। अब हम अगला टॉपिक देखेंगे इसी में, जैसे जो शब्द आए हुए हैं, संप्रभुता। हम भारत के लोग में शब्द देखिए कौन कौन से। संप्रभुता क्या होती है? अब यह शब्द आता है, संप्रभुता किसे कहेंगे, स्वतंत्रता किसे कहेंगे, गणतंत्र किसे कहेंगे, लोकतंत्र किसे कहेंगे। यह सारे न्याय की जो संकल्पना भारतीय संविधान में की गई है, तीनों प्रकार के न्याय की बात की गई है, यह सभी टॉपिक एक एक टॉपिक को हम उठाएंगे और उसकी व्याख्या करते हुए आपको समझाते हुए वे जो प्रश्न आए हुए हैं एग्जामिनेशन में, उसे हम आपको ऐसे दिखाते हुए समझाते हुए बताएंगे भी। ठीक है, तो अगला हमारा टॉपिक होगा संप्रभुता से ही, या इससे पहले हमारा जो उद्देशिका या प्रस्तावना है, लिखने का विचार है, शुरुआत होता है हम भारत के लोग। तो हम भारत के लोग का जो यह संबोधन है ये किसके लिए है, तो हम बताएंगे हम भारत के लोग का आशय है। चलिए, हम भारत के लोग का मतलब है यह भारत की संपूर्ण जनता को
संबोधित करता है। हम भारत के लोग, यह अपने आप में ही व्यापक अर्थ समेटे हुए है। हम भारत के लोग का मतलब यह है कि भारतीय परिक्षेत्र में रहने वाले उन सभी लोगों की बात करता है। हम भारत के लोग का मतलब यह है, यह नहीं कि कोई उच्च वर्ग, यह नहीं कि कोई निम्न वर्ग, यह नहीं किसी विशेष धर्म की बात करता है। यह भारतीय परिक्षेत्र में रहने वाले उन सभी लोगों की बात करता है जो भारतीय संविधान में उनके बारे में एक अधिकार की बात करता हो। तो हम भारत के लोग का आशय है भारत की संपूर्ण जनता को संबोधन, यानी कि इसका मतलब क्या है, भारत की संपूर्ण जनता, संपूर्ण जनता। समझ में आया? तो हम भारत के लोग का मतलब है भारत की संपूर्ण जनता से लगाते हैं, संपूर्ण जनता को संबोधित करते हुए बताया गया है। और यह देखें तो यह जो संविधान का निर्माण हुआ है, वो संविधान का निर्माण भारतीय जनता के अधिकारों के परिप्रेक्ष्य में, उनके सकारात्मक दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए यह जो संकल्पना की गई है, भारतीय संविधान का निर्माण किया गया है, वह पूरी तरह से जनता के हित की बात किया गया है। जनता का जहां विकास हो, जहां सर्वांगीण विकास हो, वहां पर यह संबोधन करने का प्रयास करता है। भारतीय जनता के लिए यह संविधान निर्माण किया गया है। ठीक है, तो हम भारत के लोग, यह जो शब्द है भारत की संपूर्ण जनता का संबोधन से अर्थ समेटे हुए है। तो हम अगला टॉपिक कल से ही स्टार्ट करते हैं। अगले सेशन में हम एक एक शब्द को व्याख्या करेंगे, जैसे संप्रभुता किसे कहेंगे, स्वतंत्रता किसे कहेंगे, कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है, न्याय की बात करेंगे, कितने प्रकार के न्याय की संकल्पना की गई है। इन सभी बातों को लेकर के हम अगले सेशन में आते हैं। धन्यवाद।